गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग वाणिज्य की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और हमने पिछली दो कक्षाओं में वाणिज्य के विषय में कुछ जाना, पुस्तक पालन के विषय में जाना। हमने देखा पुस्तक पालन के क्या उद्देश्य होते हैं एवं उनके क्या लाभ हैं। तो अब पुस्तक पालन से हम आगे बढ़ते हैं और हम जो बही खाता लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि पहले हमारे व्यापार में बही खाता को एक हरा प्रणाली के द्वारा लिखा जाता था। पर जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ा और विभिन्न विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आने लगी एक हरा प्रणाली में, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ। तो जो ये डबल एंट्री सिस्टम है, ये हम लोगों को समझना है। ऐसे तो आपको मुख्यतः 3 प्रकार की लेखन विधियां होती हैं। एक हरा प्रणाली, दूसरा दोहरा लेखा प्रणाली, तीसरा हमारा भारतीय लेखा प्रणाली। तो हम आज दोहरा लेखा प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली जो है, इसको जन्म देने वाले दोहरा लेखा प्रणाली अर्थात डबल एंट्री सिस्टम, इसको जन्म देने वाले, इसका विकास करने वाले जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम ल्यूकस पैसियोली है। ल्यूकस पैसियोली जो कि इटली शहर के वेनिस में रहते हैं, उन्होंने सन 1494 में, यानी कि आज से 500 वर्ष पहले, दिखाया तो 526 वर्ष, पर 500 वर्ष पहले यह विकास हुआ था दोहरा लेखा प्रणाली का। ल्यूकस पैसियोली के द्वारा, देंगे इसको ल्यूकस पैसियोली। तो इन्होंने 1494 सन 1494 ईस्वी में इसका विकास किया था। और सर्वप्रथम जो हमारा खाता बही होता है, इन सब पुस्तकों में, इन सब खाता बही में क्या क्या पुस्तकें आती है, हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर हमें स्मारक पुस्तकें अर्थात मेमोरेंडम बुक्स, रोजनामचा अर्थात जर्नल, उसके बाद खाता बही यानी कि लेजर राइटिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स, बहुत सारे सिस्टम्स हम लोगों को इसमें लिखने पड़ते हैं। तो इसके विकास के 10 साल के बाद एक और अर्थशास्त्री जेम्स प्यूल, ठीक, जेम्स प्यूल ने इसको और विकसित किया और उन्होंने बताया कि रोजनामचा जो होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं जर्नल, रोजनामचा जर्नल कहते हैं इसको लिखने के लिए हमें स्तंभ चाहिए अर्थात कॉलम्स होने चाहिए, है ना। पहले इसमें नहीं थे कॉलम्स, बाद में क्या इसके अंदर कॉलम्स की उपस्थिति जरूरी हुई, तो इसमें कॉलम्स आ गए। इस तरह से क्या धीरे धीरे यह हमारा डबल एंट्री सिस्टम विकसित हुआ और आज 500 साल के बाद हम इसको एक उन्नत रूप में देख पा रहे हैं। तो अब इस डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमारे अर्थशास्त्री स्पाइसर और पेगलर, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? उन्होंने कहा है कि पुस्तक पालन की दोहरी लेखा प्रणाली इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि द्रव्य से संबंधित प्रत्येक सौदे, हम जो व्यापार कर रहे हैं, जिस द्रव्य का सौदा कर रहे हैं, जिस द्रव्य का व्यापार कर रहे हैं, उस द्रव्य के प्रत्येक सौदे में
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मूल्य प्राप्त किया जाता है। तो दूसरी ओर उतनी ही राशि दूसरे व्यक्तियों या व्यक्ति के द्वारा भुगतान की जाती है ना। हम जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में जो सौदे हैं, हम जिस द्रव्य का सौदा कर रहे हैं उस द्रव्य के बदले हम जिसको वो द्रव्य दे रहे हैं उस द्रव्य के बदले क्या होता है, हमें उतने ही मूल्य की राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार कार्टर ने क्या कहा है कि दोहरी लेखा प्रणाली बही खाता की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खाते होते हैं। तो हम इन दोनों डेफिनेशंस को, परिभाषाओं को लिख लेते हैं। आइए थोड़ा हाथ जल्दी चलाएंगे हम लोग। पहला, स्पाइसर एंड पेगलर के लिखेंगे। दूसरा हम लोग कार्टर का लिखेंगे। मैं आपको लिखा देता हूं, पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि द्रव्य से संबंधित प्रत्येक सौदों में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मूल्य प्राप्त किया जाता है। किसी व्यक्ति मूल्य प्राप्त किया तो दूसरी ओर उतनी ही राशि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भुगतान की जाती है। कार्टर के द्वारा दोहरी लेखा प्रणाली बही खाता की वह प्रणाली है। दोहरी लेखा प्रणाली बही खाता की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खाते आते हैं। तो ये हमारे परिभाषाएं होगी दोहरा लेखा प्रणाली की स्पाइसर और पेगलर के द्वारा। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि दोहरा लेखा प्रणाली आधुनिक बही खाता है जिसमें क्या है, वास्तविकताएं हैं। अर्थात दोहरी लेखा प्रणाली आधुनिक बही खाता की वास्तविक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है ना। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो हम दो पक्ष में लिख रहे हैं तो उससे द्विपक्षीय प्रभाव पड़ता है। हमारे बही खाते से हमारे व्यापार पे क्या है, द्विपक्षीय प्रभाव पड़ता है। मतभेद की संभावनाएं नहीं होती हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या, अगर कोई व्यक्ति धन या रकम
किसी व्यक्ति से ले रहा है तो उतनी ही उसी को फिर क्या है, वह व्यक्ति भी अपने खाते में जमा और शेष करे। जैसे हमने दिया और उस व्यक्ति ने, जो हमारा ग्राहक, उसने उस सौदे को लिया, तो हमने अपने खाते में तो चढ़ा लिया इस सौदे को, वह व्यक्ति भी अपने खाते में चढ़ाएगा कि उसने हमसे प्राप्त किया सौदा, है ना, जिस कारण उसको माल देना है, उसे सौदा को राशि भुगतान करनी है। तो इस तरह से क्या होता है कि दोनों पक्ष जब इस सौदे को लिखेंगे तो इसमें क्या है, किसी प्रकार की भेदभाव की संभावना नहीं होती है। इसलिए यह जो प्रणाली है यह वास्तविक और बिल्कुल वैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी पक्ष को कोई रकम, वस्तु या धन प्राप्त होता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी पक्ष की ओर से रकम, वस्तु या धन प्राप्त होती है, तो दूसरा व्यक्ति क्या है, उस पक्ष को उतनी ही रकम, वस्तु या धन की हानि सहनी होगी। हमने दिया तो उसने लिया, अगर हमको लाभ उसको हानि। तो यह बिल्कुल क्या है, एक वास्तविक प्रणाली है। तो अगर हम इसको और सरल शब्दों में समझें, अब यहाँ पर हम लोग लेनदार, देनदार, हानि, लाभ, व्यय, आमद, खर्च, इन सब की चर्चा करते हैं कि प्रत्येक लेन देन को दो खातों में लिखा जाता है। यदि किसी एक खाते को हमने डेबिट किया तो हमने क्या है, उतनी ही रकम दूसरे खाते में क्रेडिट करनी होगी, है ना। अर्थात कि प्राप्त करने वाले खाते को नाम और देने वाले खाते को हानि सहनी पड़ेगी। तो अब देखिए, हम इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। रमेश ने मोहन को रुपए 500 का फर्नीचर बेचा। ठीक, रमेश ने क्या किया, मोहन को 500 रुपए का फर्नीचर बेचा। तो अब देखना है कि किसके पास से सौदा निकला। तो रमेश ने मोहन को 500 का फर्नीचर बेचा, तो रमेश के पास क्या आया, 500 रुपए आए। उसके पास आमद हुई है किस चीज की, 500 रुपए की। तो जो चीज हमारे पास आती है, द अकाउंट विच रिसीव्स वैल्यू इज डेबिटेड। जिस खाते में राशि आती है हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए कहा गया है द अकाउंट विच रिसीव्स वैल्यू इज डेबिटेड। तो यहां पर क्या है, किसके खाते में रुपए आए, तो यहां पर कैश अकाउंट में रुपए आ रहे हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि कैश में क्या है, वैल्यू आ रही है, तो कैश को वो डेबिट करेगा। इस जगह जो है वो कैश अकाउंट को डीआर करेगा, डेबिट करेगा, शॉर्ट फॉर्म डीआर, है ना, डेबिट करेगा। हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग नाम। तो वह रकम खाते में 500 रुपए नाम करेगा, और इसके पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, निकल रहा है। तो द अकाउंट विच गिव्स वैल्यू इज क्रेडिट। तो फर्नीचर क्या है, जा रहा है, तो वो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। सी आर फॉर क्रेडिट, ठीक है, ये सी आर से क्रेडिट, डी आर से डेबिट। हिंदी में कहेंगे रकम खाते नाम, फर्नीचर खाते जमा। अब ये तो हो गया रमेश की तरफ से, रमेश ने क्या एंट्री करनी है अपने खाते में। अब बात करते हैं मोहन की। तो मोहन के पास क्या है, मोहन के पास से क्या जा रहा है, तो मोहन के पास से 500 रुपए जा रहे हैं।
तो जो वैल्यू गिव्स अवे वो होता है क्या? क्रेडिट। तो मेरा कैश जो है वो जा रहा है मोहन के खाते में। देखिए मोहन जो है वो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि वो खाता उसके पास से जा रहा है और उसके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो मोहन फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है हम लोगों को देखना होगा, द अकाउंट विच रिसीव्स वैल्यू इज डेबिटेड एंड द अकाउंट विच गिव्स वैल्यू इज क्रेडिटेड। ठीक है, इसको एक फिर समझ ले हम लोग कि रमेश के पास क्या है? 500 रुपए आ रहे हैं। तो जो आता है उसे हम लोग जमा करते हैं, इसलिए रोकर खाते नाम 500 रुपए ये डेबिट हो गया और 500 रुपए का फर्नीचर जा रहा है। तो जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसी प्रकार अब मोहन के पास क्या है कि मोहन जो है उसके पास 500 रुपए का फर्नीचर आ रहा है। तो जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और क्या जा रहा है? नकदी जा रही है, तो हम लोग कैसे उनको क्रेडिट कर दिया। यह तो नकदी की बात हो गई। अब अगर यही माल हमने उधार में दिया होता, है ना, कि 500 रुपए का माल उधार बेचा, अब ये उधार खाते में हम लोग कैसे इसका लेखन करेंगे? अभी मैं समझा रहा हूं आपको, फिर आगे इसको हम लोग और विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, हम उससे इनको और सीखेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट कहाँ होता है ना। इसमें भी 3 नियम है, हम लोग पढ़ेंगे 3 गोल्डन रूल्स स्पेशली इसके लिए, डेबिट और क्रेडिट के लिए। अभी एक मोटा मोटी हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब रमेश ने मोहन को 500 रुपए का माल उधार बेचा। अब देखिए, तो रमेश क्या अपने खाते में लिखेगा कि रमेश उधार बेचा है, तो उसके पास क्या आया है? माल तो नहीं आया, उधार पैसा तो नहीं आया, तो क्या आया उस बंदे जिसने उधार लिया? वो उसको नाम करेगा, है ना। तो वो मोहन खाते को, मोहन अकाउंट को, मोहन के नाम से अकाउंट खोलेगा और उस नाम को वो डेबिट करेगा, क्योंकि उधार गया है माल, तो व्यक्ति के नाम पे वो डेबिट करेगा। और क्योंकि यह माल क्या है? बिका है, ठीक है ना, तो उसके पास से ये बिक्री भी है। कौन सा माल? ये गिवन नहीं, हमने क्या बेचा, तो हमने क्या किया? हमने यहां पे इसको लिख दिया टू गुड्स अकाउंट, है ना। हमने क्या बेचा? हमने माल बेचा, गुड्स बेचा। क्लियर नहीं, हमने क्या बेचा? तो हमने लिख दिया गुड्स अकाउंट। तो ये क्या है? रमेश के लिए एंट्री हो गई। अब मोहन, तो ये हो गई रमेश की एंट्री। अब आते हैं मोहन के ऊपर। अब मोहन क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में? तो मोहन ने उधार लिया है, किससे लिया? रमेश से। तो मोहन के पास क्या आया? मोहन के पास गुड्स आया है ना। तो मोहन के पास गुड्स आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो क्या करेगा? गुड्स अकाउंट को डेबिट करेगा अपने खाते में। और वह माल किससे लिया? किसको देना है? क्या बाहर जाएगा? तो रमेश अकाउंट, क्योंकि रमेश से उसने लिया है, तो वह रमेश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ये हो गए खाते मोहन के अंदर लिखा हुआ बही खाते में। यह भी उधारी माल का अकाउंट है। अब जब मोहन पेमेंट करेगा उधार माल के लिए, तो उस वक्त मोहन की एंट्री क्या होगी? तो मोहन क्या दे रहा है? तो मोहन के पास से कैश जा रहा है, वो कैश दे रहा है ना। तो वो कैश अकाउंट को, कैश व्हाट गोज आउट, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्या है वो दे रहा है, तो वह कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा, है ना। और उसके बाद तो उसने कैश किसको दिया, उसने कैश दिया है रमेश को, है ना, उसने कैश दिया रमेश को, तो रमेश क्या हो गया, रमेश अकाउंट पाने वाला, तो वह रमेश अकाउंट को डेबिट करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रमेश क्या हो गया, रमेश पाने वाला, तो वह रमेश के अकाउंट को डेबिट करेगा। अब इसके रिवर्स में, अब इसने पेमेंट तो कर दिया, जब पेमेंट कर दिया अब मोहन की एंट्री क्या होगी, तो मोहन को कैश मिल रहा है ना, तो जो कैश मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, वो मिल रहा है मोहन से, तो वो क्या करेगा, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसने मोहन का अकाउंट अंदर लिया एज अ डेटर, अब उसको वापस कर रहा है, तो मोहन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और उसके पास क्या आ रहा है, उसके पास कैश आ रहा है ना, तो वह कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा आया, तो उसने क्या किया, कैश को डेबिट कर दिया, और जो खाता था मोहन का उसने उसको कट कर दिया, तो उसको वो क्रेडिट कर दिया, मोहन खाता चला गया। मोहन ने क्या किया था, माल खरीदते वक्त उसके पास गुड्स आया, माल आया, उसने उसको डेबिट किया, किससे लिया उधार, रमेश से लिया, इसलिए उसके नाम को उसने बना दिया क्रेडिटर। जब उसने पेमेंट किया तो उसने क्या किया, रमेश अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि हमने जो माल लिया उधार मैंने उसको वापस पेमेंट कर दिया, और जो गुड्स था मेरे पास मैंने क्या उसके बदले कैश गिव अवे कर दिया। इस तरह से क्या हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई, है ना। तो इस तरह से हम लोग अभी आगे और सीखेंगे। तो अब दोहरा लेखा प्रणाली के क्या नियम होते हैं, आखिर हमने ये जो किया तो ये किस नियम पर किए, हम नियम समझेंगे, ठीक है ना। ये हमने सिंपली बता दिया आपको कि द अकाउंट which receives the value is debited and the account which gives value is credited। जिस खाते में पैसा आता है उसे हम डेबिट करते हैं, और जिस खाते से पैसा जाता है, कुछ भी जाए तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। परंतु इसके कुछ नियम हैं, हम उन नियमों को अब देखते हैं कि अब हम लोग क्या क्या नियम हैं दोहरा लेखा प्रणाली के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला नियम है दोहरी प्रविष्टि, अर्थात कि लेन देन करते वक्त हमें दो बार क्या प्रविष्टि करनी है, एक बार नाम खाते में, एक बार जमा खाते में। अर्थात एक बार हमें डेबिट साइड में एंट्री करनी है, एक बार क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। यह पहला नियम है, दोहरी प्रविष्टि होगी, ठीक है। पहला नियम जो है वह है दोहरी प्रविष्टि। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है कि खातों को भेद के अनुसार लिखना। खाते किस प्रकार के हैं उस आधार पर हमको उस खातों का वर्गीकरण करना है। इसीलिए खाते मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत खाता जिसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या आता है पर्सनल अकाउंट में, जिस व्यक्ति का फर्म है उस व्यक्ति के नाम से खाता, या जो फर्म है उस नाम से खाता, कोई कंपनी है उस कंपनी के नाम से खाता। अगर जैसे मैं हूं तो मेरे नाम से खाता हो सकता है मोहन अकाउंट, मेरा भाई है सोहन अकाउंट, हमारी फर्म में अगर कोई तो मोहन एंड सोहन एंड सन्स अकाउंट। तो किसी व्यक्ति के नाम से या किसी फर्म के नाम से अगर खाता हो तो हम उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इस खाते का रूल क्या है, नियम क्या है, इसको ध्यान रखना है कि पाने वाले को डेबिट करते हैं, पाने वाले को डेबिट करते हैं।
अर्थात ये रूल पहला, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को जमा करते हैं अर्थात क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण से। जैसे मैंने बताया अभी कि राम ने श्याम को 500 रुपए दिए। देने वाला कौन? अभी बात हो रही है पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। तो हम व्यक्तिगत खाते बनाएंगे, तो राम व्यक्तिगत खाता बनेगा और श्याम भी व्यक्तिगत खाता बनेगा। तो देने वाला कौन? राम। तो राम क्या होगा? देने वाला क्रेडिट, ये CR, और पाने वाला क्या होगा? डेबिट। तो हम जब इसका खाता बनाएंगे तो हम श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे और राम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। यह व्यक्तिगत खाता है। अभी इसमें हमने कहीं चर्चा नहीं की है कैश की, जो कैश दिया गया है, क्योंकि वह क्या है? व्यक्तिगत खाता नहीं है। कैश क्या है? व्यक्तिगत खाता नहीं, वो वास्तविक खाता पढ़ेंगे, अभी वास्तविक खाता है, ठीक है। अब आइए उसके बाद दूसरा जो खाता होता है, पहला हुआ आपका व्यक्तिगत खाता, दूसरा खाता है अव्यक्तिगत खाता, सॉरी, है ना, व्यक्तिगत अव्यक्तिगत। अब अव्यक्तिगत खाता जो है, हमने इसको कह दिया इम्पर्सनल अकाउंट, अर्थात नॉट पर्सनल बट इम्पर्सनल। पर्सनल हो गया व्यक्तिगत, ये हो गया इम्पर्सनल खाते। अब ये इम्पर्सनल अकाउंट जो है, यह व्यक्ति के फर्म से संबंधित खाते हो सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के फर्म में माल खाता, बिक्री खाता, क्रय खाता, है ना, कर खाता, बहुत सारे खाते हो सकते हैं, व्यय खाता, लाभ खाता, हानि खाता। तो इस तरह से क्या होंगे? बहुत सारे खाते हो सकते हैं। इसलिए हम इन खातों को भी दो प्रकार से बांट देते हैं कि जो खाते वास्तविकता से संबंधित रखते हैं, वास्तविकता अर्थात वास्तविक खाता, ठीक है ना, वास्तविक खाता, वास्तविक रियल, वास्तविक मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट, जो आप फर्म के साथ बिल्कुल आपका बिल्कुल वो दर्शनीय, आप देख सकते हैं उसको, है ना, वो कोई अदृश्य वस्तु नहीं है, आप देख सकते हैं उसको रियल अकाउंट में। जैसे हमने संपत्तियां खरीदी, हमारे पास कैश, हम देख सकते हैं, घर है, घर की संपत्ति है, मेरे पास फैक्ट्री संपत्ति है, मेरे पास कैश है, रोकर हम देख सकते हैं। तो जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं पर वो व्यक्तिगत नहीं हो, तो वो होता है रियल अकाउंट। इसका क्या नियम होता है? इसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, है वही चीज जो यहां पर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे हम डेबिट करेंगे, पाने वाला डेबिट, जो आए वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो बाहर जाए वो आपका क्रेडिट। देने वाला क्या है? वो बाहर निकलता है, तो बाहर निकले जो वो क्रेडिट। उसके बाद इसके अंदर एक और जो खाते आ गए, वो खाता हो जाता है आपका अवास्तविक खाता। ये वास्तविक खाता हुआ, दूसरा हो जाएगा अवास्तविक, अर्थात वैसे खाते जो संबंधित तो है फर्म से, परंतु वो क्या है, हम उन्हें देख नहीं सकते, है ना, अदृश्य होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे आप लाभ हानि देख नहीं सकते, वह क्या है? अदृश्य। आप समझ सकते हैं कि हमने ये व्यय किया, हमने ये प्राप्त किया, खर्चे, वह क्या है?
अवास्तविक हैं, हम देख नहीं सकते उनको, है ना। हमारा लाभ, हमारी हानि, हमारे व्यय, हमारी आय जो है वो सब क्या है, अवास्तविक हैं। तो इनका क्या नियम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो खर्चे और हानियां हैं उनको डेबिट करो, अर्थात जो निकल गया, खर्च निकल गया, लॉस क्या वो निकल गया, तो जो निकल गया वो डेबिट करे, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, और जो मुनाफे हैं, जो हमारा प्रॉफिट है, हम उसे क्रेडिट करें। संभवतः सब वही है, जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा, जो देगा वो मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम और गेन क्या है, मेरे पास आएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। डेबिट द रिसीवर, और जो पाने वाले हैं, मेरा नुकसान हो गया, मतलब क्या है, हमारे यहाँ से बताया मैंने आपको कि जो नुकसान हुआ मेरे पक्ष में वो किसी और पक्ष में लाभ होगा, तो उसको मिलने वाला है तो वो रिसीव होगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। इसलिए एक्सपेंस है, जो लॉस है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे, और जो इनकम और गेन है वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। इस पर एक हम उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की कक्षा अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। एक इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 500 रुपये भाड़ा दिया, हमने क्या किया, 500 रुपये का भाड़ा दिया, ठीक, भाड़ा हो गया कैरेज, है ना, कैरेज हो गया आपका भाड़ा। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले देखते हैं ये किस प्रकार खाता है, अवास्तविक है कि वास्तविक है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत तो है नहीं, ठीक है। अब ये व्यक्तिगत में वास्तविक है या वास्तविक है, भाड़ा, तो हमने भाड़ा दिया। अब भाड़ा क्या है, तो ये हम खर्चा है हमारा, है ना, ये हमारा खर्चा है, और जो खर्च होते हैं वो क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, जो लॉस है उसको हम, या फिर एक्सपेंस है वो हम डेबिट करेंगे। हमारा खर्चा हो गया किस पर, कैरेज पर, तो हम क्या करेंगे इसको, हिंदी में लिखेंगे आप इसको, अगर तो लिखेंगे भाड़ा खाता, है ना, भाड़ा खाता क्या करना है, डेबिट, यानी कि नाम लिखेंगे, भाड़ा खाता नाम कितना, 500 रुपये, और भाड़े खाते में क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, तो मेरा 500 क्या है, ये इसको इनकम हो गया, ये गेन हो गया, तो भाड़ा खाता नाम, ये रोकर हो गया हमारा, ठीक है ना, रोकर मीन्स कैश, तो रोकर खाता जमा, अर्थात क्रेडिट, कितना, 500 रुपये। तो इस प्रकार से अगर हमारा एक पक्ष क्या होता है, जमा होता है, तो एक पक्ष क्या होगा, नाम होगा, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, खर्च किया तो हमने उसको डेबिट किया। कैरेज अकाउंट, DR 500 टू कैश अकाउंट CR 500, है ना। तो मेरा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, और हमारा कैरेज अकाउंट क्या हो गया, आया। तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग 3 तरह की इन नियमों को समझकर फिर आगे की और कार्रवाई आगे करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, इस पर आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर आगे की कक्षा में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने स्वजनों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।